हम गौरव आसरी साहब को बुला रहे हैं, वो आए। गौरव जी ने यहाँ से अरुण भाई के साथ में अपनी रंग यात्रा शुरू की, फिर बाद में वो एफटीआई भी गए और अब फिल्म मेकिंग में हैं और अरुण को बहुत आदर करते हैं और उनके बड़े नज़दीक रहे हैं। इन दिनों वो मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं और जब भी मिलते हैं तो अरुण भाई को हमेशा बहुत रिगार्ड्स के साथ में याद करते हैं। गौरव। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि आज यहाँ अरुण दादा की स्मृतियां साझा करने का हक मेरा आपसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई 1975 से उन्हें जानता था, कोई 1984 से। उनके सुपुत्र यहाँ हैं, उनके भाई, उनके साथ रंगमंच में सालों जुड़े रहे लोग, मीनू भाभी, और उसके बीच में मैं उठ के आया हूँ। तो मुझे ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि ये मेरा हक उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्योंकि अरुण का नाम ही, अरुण का अर्थ ही सूरज है, और अरुण दादा की जो शख्सियत थी, जो पर्सनैलिटी थी, वो सूरज की तरह इतनी बड़ी थी कि उन्हें एक आदमी पूरा देख ही नहीं सकता। वो एक मोल्ड में नहीं थे, वो एक ढांचे में नहीं थे कि आप उन्हें एक बारी में पूरा देख लेंगे। जैसे सूरज की धूप किसी खिड़की से अंदर आ जाती है और आप उस धूप से ही उस सूरज की तपिश का अंदाज़ा लगाते हैं या सूरज की दशो दिशा का अंदाज़ा लगाते हैं। मेरे कमरे में, मेरी ज़िंदगी के कमरे में जो छोटी सी खिड़की थी, उससे जो धूप अंदर आई अरुण दादा की, उसके आधार पे जो मैंने अंदाज़ा लगाया, जो मैंने उन्हें देखा, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी उस वक्त भी नहीं थी और आज भी नहीं है कि मैं उनकी पूरी शख्सियत का पूरा अंदाज़ा लगा सकूं। तो मैंने वो जो थोड़ी सी धूप समेटी अपने हाथों में, वो 2008 से समेटना शुरू हुआ था। मैं 2008 में जबलपुर आया था। मैं एक छोटी सी नौकरी करने के लिए आया था, और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे चंचलाबाई कॉलेज में थिएटर होता है, तो मैं आके हर रोज़ शाम को बस यहाँ बैठ जाया करता था। और मैं एक तरफ साइड में बैठता था, मैं शामिल भी नहीं होता था किसी नाटक में, और मैं दूर से बैठा नाटक होते हुए देखता था। और वो जो रिहर्सल होती थी, उसके निर्देशक थे अरुण पांडे, लेकिन अरुण पांडे उस रिहर्सल से कुछ दूर एक कुर्सी पे अकेले बैठे होते थे, और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये निर्देशक है, मुझे पता नहीं था कि ये अरुण पांडे हैं। और मैं बस देखता था, एक आदमी हर रोज़ आ जाता है, वहाँ उस कुर्सी पे बैठता है, देखता रहता है उस रिहर्सल को होते हुए। ज़्यादा कुछ लोगों से वो बात भी नहीं करते थे। कोई लोग आते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे, अरुण दादा बस मुस्कुरा के उनको जवाब देते थे और वहीं से चले जाते थे। वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। और जब धीरे धीरे मेरा परिचय उनसे हुआ, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो आदमी शांत बैठा है यहाँ पे, ये इस नाटक का असल निर्देशक है, और ये एक गहरा समंदर है। और आप मेरी जुर्रत देखिए कि मुझे जब उस ग्रुप में शामिल कर लिया गया, तो उस ग्रुप में शामिल हुए मुझे हार्डली 15-20 दिन हुए थे, और मैं 15-20 दिन के बाद ही अरुण दादा के पास गया और मैंने कहा, मुझे नाटक डायरेक्ट करना है। मैं अभी आया हूं, 20 दिन पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं जानता था, मेरा नाम तक लोग ठीक से नहीं जानते थे। कुछ एक लोग ही थे जिनको मेरा नाम भी पता था, और मैं अरुण दादा के सामने जाके कह रहा हूं, मुझे नाटक डायरेक्ट करने के लिए दीजिए, मैं करूंगा। अरुण दादा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराए, और सबसे पहले पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा, ठीक है, कल घर आ जाना। मैं अगले दिन उनके घर गया। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में से मुझे एक प्ले निकाल के दिया जिसका नाम है एक ज़ब्तशुदा किताब। मैं इतना नया था तो मेरे साथ कोई काम करने के लिए भी तैयार नहीं था।
मैं लोगों से पूछता था मुझे ये नाटक करना है, मुझे सहायता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर सिमी और कुकू नाम की 2 लड़कियां थी, वो ये नाटक मेरे साथ करने के लिए तैयार हुई। और अरुण पांडे जी उसी तरह से, वो बस आते थे, उस कुर्सी पे बैठते थे। उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा क्या चल रहा है नाटक का, कैसा चल रहा है, क्या क्या कहीं पहुंचा, कहाँ रिहर्सल हुई, कभी कुछ नहीं पूछा। मैं नहीं जानता वो मुझे देख भी रहे थे या नहीं, लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे अंदाजा होता है कि वो देख रहे थे। उनकी आंखें लगातार मुझ पे थी, उन्हें हमेशा पता था, उन्हें हमेशा हर किसी का पता था कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। और उस नाटक की कुछ महीने की रिहर्सल्स के बाद मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि नाटक तैयार है और मैं शो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगा था कि वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, चलो अगले हफ्ते शो करते हैं, या कोई फेस्टिवल आ रहा है उसमें शो करेंगे, चलो अगले महीने शो करते हैं। मुझे लगा था भी थोड़ा सा वक्त है मेरे हाथ में। लेकिन अरुण पांडे बीइंग अरुण पांडे, उन्होंने कहा तैयार है? मैंने कहा हाँ दादा तैयार है। ठीक है, आज शाम को शो करते हैं। मेरे हाथ पैर फूल गए। आज शाम को, मतलब मैंने रिहर्सल तैयार की थी, सारे सेट, सारी प्रॉपर्टीज, वो सब मेरा तैयार नहीं था, और उन्होंने आदेश दे दिया शाम को शो करेंगे और संतोष भैया यहाँ पे मौजूद होंगे। उनको कहा कि इसको जो चाहिए लाके दो, सारा सेट तैयार करो, सारे दर्शकों को बुलाओ। उसी शाम वो शो हुआ, और जिस तरह से उस शो के बाद अरुण दादा मुझे देख के मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट आज भी मैं अपनी जेब में रखता हूँ। वो मुस्कुराहट आज भी मैं अपने दिल में रखता हूँ। मुझे याद है वो मुस्कुराहट। ऐसे ही नहीं उनको बड़केदा जैसा पागल कहा जाता था, वो दीवानगी थी उनके अंदर। केवल अरुण पांडे ही ये कर सकते हैं कि ठीक है आज ही शाम को शो करेंगे। और उसके बाद जो स्नेह मुझे उनसे मिला लगातार, गालिब का एक शेर है जो शायद अरुण दादा की शख्सियत पे भी फिट बैठता है, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता। बादाखार मतलब शराब पीने वाला। वो बादाखारी की आदत अरुण दादा में भी थी। और मैं एक बार रात को अपना ऑफिस ख़त्म करके मैं अरुण दादा का पड़ोसी भी था, और ये महज इत्तफाक था कि मुझे उनके पड़ोस में घर मिला था। मैं उनकी गली से जा रहा था, रात के 11 बजे थे, और अरुण दादा ने रात को बादाखारी ऑफकोर्स वो कर चुके थे, और मुझे देख के मुझे बुलाया, इधर आओ तुम, इधर आओ। वो उस दिन पहली बार उन्होंने मुझसे बात की। अभी तक सिर्फ दूर से देख के मुस्कुराते थे, जैसे अपनी मुस्कुराहट से आशीर्वाद दे रहे हूं, लेकिन उस दिन पहली बार जब उन्होंने थोड़ी पी रखी थी, उस दिन मुझसे बात की और अपने दिल की बातें की। ये किस्सा मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उस रात मैं 2-2.5 घंटे उनके घर में बैठा। मैंने लिटरेचर पे बातें की उनसे, मैंने विवेचना रंगमंडल पे बातें की, और उस दिन मैं उनके दिल के अंदर थोड़ा सा झांक पाया, उनकी शख्सियत को, उनके किरदार को थोड़ा सा देख पाया। लेकिन उस रात के बाद वो फिर से उन्होंने मेरे लिए वो दरवाजे वैसे ही बंद कर लिए। एक बार और उनके दरवाजे खुले थे, तब जब एक बार विवेचना रंगमंडल में वो एक कविता लिख के लेके आए, और उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि मैं एक कविता सुनाऊंगा, मैंने कल रात लिखी है। उन्होंने वो कविता सुनाई। ऑफकोर्स वो 15 साल पहले की बात है, तो कविता शब्दशः तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका सार मुझे याद है। उसका सार कुछ ऐसा था कि एक वृक्ष है जिस पे पंछी आके बैठते हैं, और वो पंछी उड़ के चले जाते हैं, और वो वृक्ष की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। जब वो कविता मैंने सुनी, उस दिन मुझे लगा कि शायद अरुण दादा विवेचना रंगमंडल की बात कर रहे हैं। विवेचना रंगमंडल जो एक वृक्ष है जिसमें लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और जब वो सब कुछ सीख जाते हैं तो वो पंछी की तरह चले जाते हैं और मुड़ के नहीं देखते हैं। शायद उनमें से कुछ लोग थे जिन्हें अरुण दादा चाहते थे कि ये रहें, कुछ लोग थे जिन्हें अरुण दादा चाहते थे कि ये यहाँ रह के काम करें और इस विवेचना रंगमंडल को बढ़ाएं। अरुण दादा के अंदर ये असुरक्षा कभी मैंने नहीं देखी कि मैं यहाँ का लीडर हूँ, मेरा ये रंगमंडल है तो मैं ही प्ले डायरेक्ट करूँगा, बल्कि हमेशा उन्होंने उन लोगों को मौका दिया जिन्होंने उनसे मौका मांगा, जिन्होंने उनसे कहा कि मुझे ये करना है, उन्होंने मौका दिया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जिसके बारे में आज आशुतोष द्विवेदी जी भी बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छी तरह से करते थे। और दीवाने इतने थे कि मुझे एक बार बुला लिया एक कॉलेज में फ़ोन करके कि यहाँ आओ। मैं गया और
देखा कि एक नाटक का कंपटीशन चल रहा है और मुझे जज बना के बिठा दिया, तुम जज हो, जज करो इन नाटकों को। और मैं हैरान था, किस चीज़ को जज करना है, क्या करना है? हाँ ठीक है, तुम बैठो, तुम खुद समझ जाओगे। इतने दीवाने भी थे। और आज इन सारी बातों के बाद जब मैं जबलपुर छोड़ के चला गया, जब मैं जा रहा था, मुझे भी ये महसूस हो रहा था कि मैं भी वो पंछी हूँ जो इस वृक्ष पे बैठा, कुछ देर दाना खाया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मैं पीछे मुड़ के देखूंगा? मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं इस वृक्ष को हमेशा बताऊं कि नहीं वृक्ष, मैं तुझे भूला नहीं हूँ, मैं तुझे भूला नहीं हूँ, मैं तेरे एहसानों को, मैं तेरे स्नेह को, मैं तेरे प्यार को भूला नहीं हूँ। कुछ साल बाद जब मैं यहाँ लौट के आया, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आया था। उस वक्त तक अरुण दादा उस तरह से विवेचना रंगमंडल में नहीं बैठते थे। मुझे बताया गया कि अब वो ज़्यादातर वक्त अपने घर पे ही रहते हैं। मैं घर में उनसे मिलने गया। जब मैं मिलने गया, वो बेड पे बैठे थे। उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा और उसके बाद एक बहुत गहरी खामोशी में वो खो गए। मैंने उन्हें ये ज़रूर कहा कि दादा, मैं एक फ़िल्म बनाने आया हूँ, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फ़िल्म है, तो इसको बनाने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं संतोष को बोल दूंगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। लेकिन ये कहने के बाद वो वापस उसी खामोशी में चले गए। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा। अरुण दादा भी वहीं बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, ना मुझसे कुछ बोला गया। मैं बस उन्हें देखता रहा। उस कमरे में अरुण दादा से भी बड़ी वो खामोशी थी, जिस खामोशी में उन्होंने अपने आप को समेट लिया था। मैं उस वक्त ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि ये खामोशी क्यों है, ये क्या है? क्या ये कोई प्रतिरोध है? क्या ये कोई क्रोध है? क्या ये एक भावना है कि अब मैं क्या ही कहूँ इस दुनिया से, जो कहना था कह दिया? या फिर ये एक ऐसी भावना है जो कभी बुद्ध के अंदर आ गई थी? मैंने सुना है कि बुद्ध इस दुनिया में जितना बोले उतना कोई नहीं बोला, और बुद्ध जितना खामोश रहे उतना खामोश कभी कोई नहीं रहा। क्या वो बुद्ध वाली भावना थी? मैं बस अरुण दादा को देखता रहा। अरुण दादा एक बहुत गहरे शून्य में थे। उस शून्य के दरवाजे मेरे लिए बंद थे। मैं चाह के भी उस शून्य में दाखिल नहीं हो सकता था, उसकी मुझे इजाज़त नहीं थी। मैं उठ के वहाँ से आ गया। अगली फिल्म बनाने जब फिर कुछ साल बाद मैं फिर से जबलपुर में आया, मेरी हिम्मत नहीं हुई वापस उस खामोशी को फेस करने की। मैं फिर से गेट नंबर 4 के उस घर में जाना चाहता था। मैं फिर से दादा से मिलना चाहता था। उस वृक्ष को मैं फिर से बताना चाहता था, देख वृक्ष, मैं फिर आया हूँ, मैं तुझे भूल नहीं गया हूँ, मैं तेरा स्नेह भूल नहीं गया हूँ, मैं आया हूँ, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं डर गया उस खामोशी से जिसका मुझसे सामना होगा अगर मैं उस वृक्ष के पास फिर से जाऊंगा। उस खामोशी के दरवाजे मेरे लिए बंद थे, मैं उसके अंदर दाखिल हो नहीं सकता था। और वो खामोशी शायद चीखती थी, वो सन्नाटा चीखता था। वो अब ज्यादा बात नहीं करते थे। और अभी कुछ दिन पहले पता चला कि वो खामोशी परमानेंट हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अंत में मैं बस इतना जरूर कहूंगा, कौन कहता है मौत आएगी तो मर जाऊंगा? मैं दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। अरुण दादा वो दरिया थे जो समंदर में उतर गए हैं, और मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि मैं जब भी विवेक पांडे को देखूंगा, अरुण दादा का कोई अंश मुझे नजर आएगा। मैं संतोष को देखूंगा, मुझे अरुण दादा का कोई अंश नजर आएगा। मैं विनयांबर को देखूंगा, मुझे अरुण दादा का कोई अंश नजर आएगा। मैं विवेचना रंगमंडल का कोई नाटक देखूंगा, मुझे अरुण दादा याद आएंगे। मैं नवीन चौबे को देखूंगा, मुझे अरुण दादा का कोई अंश याद आएगा। मैं मनीष को देखूंगा, जतिन को देखूंगा, इन सब लोगों को देखूंगा जिनके अंदर अरुण दादा वो लौ जला के गए हैं, और उस लौ में मुझे हमेशा अरुण दादा याद आएंगे। योगेश ने बड़ी भावुकता से अपनी बात कही, और उसने सच कहा कि खामोशी खुद है गहराई, चुप हैं जो लोग वो समंदर है।
अरुण भाई ने अपने शुरुआती दिनों में अलखनंदन जी के साथ, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया। अलग भाई जब यहाँ से भारत भवन चले गए तो नाटकों के निर्देशन की जिम्मेदारी जो है वो अरुण भाई को दे गए। अलग भाई भी नहीं रहे, लेकिन अरुण भाई को याद करने के लिए, उनको अपना आदर देने के लिए अलखनंदन जी के सुपुत्र अंशपायन सिन्हा भोपाल से आए हुए हैं। हम उन्हें बुलाते हैं, वो आए और अपनी बात कहें। अंशपायन सिन्हा। दरअसल मैंने संतोष भैया को मना किया था कि मुझे मत बुलवाइए, क्योंकि मेरा गला साथ नहीं देगा बोलने में। बहुत वाचाल नहीं हूँ मैं। जिस दिन दादा गए उस दिन लिखा, कुछ लिख दिया, लिख के छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी। एक छोटा सा बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं सीखा, उसके कानों में पहला गाना ही पड़ता है, बोलो रे बोलो कल्लू भाड़ की जय बोलो। वो जय बोलने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें हैं, इसीलिए बोलना बहुत कठिन है। मैंने क्या खोया है वो मैं जानता हूं, मैंने निजी रूप से, और वो नहीं मिल सकता मुझे वापस। वो तो नहीं मिल सकता। वो चीजें जरूर सब रहेंगी, उनके लोग रहेंगे, वो जितने मेरे अंदर हैं उतने रहेंगे, लेकिन ये बहुत कटु सत्य है कि वो नहीं है। मैं ये कतई नहीं कह सकता हूँ, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ राइटर, बीइंग अ डायरेक्टर, मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि वो मेरे अंदर जिंदा है। उनका दिया हुआ दान मेरे अंदर है। जो दान मुझे खाना देता रहेगा, रोटी देता रहेगा, वो मेरे अंदर जिंदा है। वो अरुण पांडे मेरे अंदर जिंदा है। लेकिन बहुत कटु सत्य है कि वो नहीं है। मेरे घर का एकमात्र ऐसा बुजुर्ग जिसने मुझे लड़ने की आज़ादी दी थी, उनसे बहस करने की आज़ादी दी थी, उनसे, ये आज़ादी मुझे किसी ने नहीं दी। और मैं खूब लड़ता था, बहस भी करता था, और मैं उनको अक्सर चिढ़ाने की कोशिश करता था। वो जब खिजियाते थे तो मुझे बड़ा आनंद मिलता था। वो पता नहीं क्या था। दो 2012 10 फरवरी को, 11 फरवरी को विवेचना रंगमंडल के सालाना महोत्सव में, नाट्य महोत्सव में, जावेद जैदी जी का नाटक टोपी शुक्ला खेला जाना तय हुआ। और टोपी शुक्ला में टोपी शुक्ला का रोल मैं ही करता था। और उससे पहले कई शो भोपाल में उसके सफल शो हो चुके थे टोपी शुक्ला के। और उसी दौरान जब ये जबलपुर वाला शो आया तो अलग जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, और हॉस्पिटल से भी उनको घर भेज दिया गया था कि घर पे रखिए इन्हें। और 11 तारीख को यहाँ हमारा शो था, और मैं उनसे, अलग जी से मिलने
उनके कमरे में गया। मैं बहुत डरता था उनसे, बहुत। शायद वो डर जो था, उस डर ने इस चेहरे से लड़ने, लड़ियाने, झगड़ने, बहस करने की प्यास अंदर पैदा करी। क्योंकि जो उनसे नहीं कर पाता था वो यहाँ कर लेता था, और यहाँ से मिलता था मुझे वो सब जो मिलना चाहिए था वहाँ से। मैं उनके पास गया, दोपहर की ट्रेन थी कोई, तो निकलना था हम लोगों को। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नाटक करने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको छोड़ते हुए जाना। बोले नहीं नहीं, तुम जाओ, क्योंकि तुम जावेद का नाटक करने जा रहे हो और तुम अरुण के यहाँ जा रहे हो, तुम विवेचना जा रहे हो, तुम्हारे घर में नाटक करने जा रहे हो, तुम जाओ। मैं पलटा, उन्हें कहा अरे लौंडे, मुझे लौंडा कहते थे। यार ये कंबल उड़ा दो यार। मैंने जैसे यहाँ तक कंबल उड़ाते हैं उड़ा दिया। बोले नहीं नहीं, इसको पूरा ढक दो। मैंने ढक दिया और मैं चला आया शो करने। शो हुआ, इसी जगह पे शो खत्म होने के बाद मुझे ऐसा अनुभव कभी हुआ ही नहीं। बहुत सारे हम उम्र थोड़े छोटे मुझसे बच्चे इकट्ठा हुए और उन्होंने मुझसे ऑटोग्राफ लिया। 2012 में वैसे फ़ोन इतने नहीं आते थे कि सेल्फी ली जा सके। उन्होंने ऑटोग्राफ लिया। मेरे लिए वो विचित्र अनुभव था। मैं अपने आप को सातवें आसमान में महसूस कर रहा था। और पहली बार और आखिरी बार मैंने इनसे कहा कि ऐसा हुआ चाचा। अरे तो तुम अपने बाप को फोन लगा के ये बात बताओ, खुश होगा वो। लगाओ यार। मैंने कहा अरे उनको रहने दो। अरे यार तुम फोन लगाओ। मैं यहाँ से गैलरी से बाहर गया, मैंने फ़ोन लगाया और सब कुछ सुनाया। पहली बार और आखिरी बार उनसे इतनी खुल के मेरी बात हुई। वो बहुत खुश हुए और मैंने बताया कि अरुण चाचा ने बोला आपसे बात करने के लिए। तो फ़ोन पे तो दिखता नहीं है, लेकिन मुझे उनकी मुस्कुराहट सुनाई पड़ी। नाटक ख़त्म हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था। संतोष भाई और टीम, हम लोग होटल में बैठ गए। करीब 2-2:30 बजे तक बैठे रहे। तो सब कुछ समझ आने के बंद होने के बाद जब सो गए, सुबह करीब 11:30 बजे मुझे संतोष भाई ने आके जगाया कि अंशु भाई उठो, आपको भोपाल निकलना। और बहुत सधी हुई आवाज़ में बात करने की कोशिश करी, भोपाल निकलना है, टैक्सी आ गई है। मेरी एक कोई एक्ट्रेस थी इंदिरा तिवारी, अभी फिल्मों में बहुत सक्रिय हैं वो। तो इंदिरा और आप और इंदिरा की मम्मी, आप लोग निकल जाओ। अलग रहता कि थोड़ी सी तबीयत नासाज है। और फिर जब मैं रूम से बाहर निकला और मैंने सारे लोगों के, मतलब विवेचना रंगमंडल के कलाकारों के भी और टोपी शुक्ला के संगी कलाकारों के भी जब चेहरे देखे, तो मुझे समझ आ गया कि ये मुझसे झूठ बोला जा रहा है। मैं वहाँ हालांकि पहुँचा भोपाल, बहुत संभाल कर अपने आप को, उसके बाद भी संभाले रखा। और रात को फिर मैंने यहीं फ़ोन लगाया। थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया अपने बाप से पहली बार और आखिरी बार बात करने का। थैंक यू चाचा।
मैं नहीं कह सकता कि अरुण पांडे चले नहीं गए, यही है, नहीं कह सकता। मेरे लिए चले गए हैं, वो कोई नहीं दे पाएगा मुझे जो वो देते थे। अलग अखाड़ा बनाया था उन्होंने, अलग अखाड़े का धरती पकड़ पहलवान जाता रहा। धन्यवाद।